हेलो गाइस, तो जैसा मैंने जेईई एडवांस 2024 फिजिक्स पेपर 1 से 6 इजीएस्ट क्वेश्चंस निकाले थे और मैंने वीडियो बना चुका था इस पे, जिसको मैंने बोला था कि ये 6 काफ़ी इजी सवाल है, आप बहुत आसानी से कर दिए होंगे इन लेस देन 1 मिनट्स। वैसे ही ये फिजिक्स पेपर 2 से गाइस 5 इजीएस्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसके जो काफ़ी ईजी सवाल है। तो चलो देखते हैं ये 5 सवाल एक्चुअली में है क्या जो आपको बहुत ही आसानी से कर देनी चाहिए थे इस पेपर में। तो देखते हैं गाइस हम। सबसे पहले तो देखो ये एरर वाला क्वेश्चन आया था गाइस, ये बहुत आसान था। एक कोन के बारे में दिया हुआ, द डायमेंशंस ऑफ अ कोन आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल विद द लीस्ट काउंट ऑफ 2 mm। लीस्ट काउंट हमें सबसे पहले गाइस दे दी गई है, दैट इज 2 mm। उसके बाद बोला द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट आर बोथ मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर और जो हाइट है वो दोनों कितने हैं, 20 सेंटीमीटर है गाइस। तो इसको अगर मैं mm में यहाँ से कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि दोनों mm में करना है। सबसे पहले देखो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब एग्जाम में, वरना गलत आंसर आ जाएगी और वो आप ऑप्शन में होगा तो कर दोगे, इंटीजर में होगा तो उसको वहाँ पे लिख कर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको गाइस ये यूनिट्स का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो 20 सेंटीमीटर दैट इज 200 mm है गाइस। तो ये सबसे पहले आपको पता है। कह रहे द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। तो बहुत ही आसान सा तरीका आपको पता है गाइस इस चैप्टर से। अगर मैं वॉल्यूम सबसे पहले लिखूँ तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई d/2 स्क्वायर h। 1/3 पाई स्क्वायर h होता है गाइस। सो दिस इज समथिंग लाइक वॉल्यूम। तो यहाँ पे d स्क्वायर h आ रहा है। देखो इसको अगर आप कॉन्स्टेंट्स हटा दोगे तो दैट इज d स्क्वायर h। और आपको एक तरीका पता होगा ln लेने का। ये तरीका बहुत ही सही है आपको ऐसे परसेंटेज एरर निकालने के लिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लॉग ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं सारे कॉन्स्टेंट्स हटा देता हूँ, v इज इक्वल टू k लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर h। ये डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा गाइज ऐसा। अब भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट में लॉग ले लो, k हटा दो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दिस k। कोई वो ऐसा क्वेश्चन मतलब आंसर में कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे आप लोगे तो ln v इज इक्वल टू ln d स्क्वायर h हो जाएगा ऐसा। सो दिस इज व्हाट ln d स्क्वायर प्लस ऑफ ln h हो जाएगा ऐसा कुछ। अभी ln d स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 ln d प्लस ऑफ ln h हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट ln v। ऐसा कुछ हमारे पास होगा गाइस। यहाँ से आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो ln v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v dv। ये डिफरेंशियल मत भूलना। दिस इज 2 1/d dd एंड दिस इज 1/h dh। ऐसा कुछ हो जाएगा गाइस। तो ये यहाँ पे बेसिकली अभी परसेंटेज एरर का फॉर्मूला निकल गया। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको ऐसा डेल्टा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। डेल्टा बाई v मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा d/d मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा h/h मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब बहुत लोगों को तो ऐसे डायरेक्ट ये देख के ये पता ही होगा, बट मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे डेरिवेशन कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ पता नहीं है, एग्जाम में भूल गए हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, लॉग दोनों तरफ लेके डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी देखो आपको ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। आपको ये डेल्टा d/d और डेल्टा h/h ऑलरेडी पता है गाइस। डेल्टा d और डेल्टा h दोनों क्या है, 2 mm है। लीस्ट काउंट ऑलरेडी बता चुका है। दिस डेल्टा d एंड डेल्टा h एंड d और h दोनों 200 mm है। तो जस्ट आपको अभी गाइस यहाँ से निकाल देना है। सो देखो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो होगा डेल्टा v/v मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा d कितना है, 2 mm/200 लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस दिस इज अगेन 2/200 मल्टीप्लाइड बाई 100 लाइक दिस। सो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया ये, एंड दिस कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया। सो दिस इज व्हाट 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 3%। सो दिस इज आंसर गाइस। ये इतना आसान सा सवाल था। दिस इज व्हाट द परसेंटेज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस वॉल्यूम इज। तो गाइज ये बहुत ही आसान सवाल था। अभी चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। ये थोड़ा आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट आप थोड़ा धैर्य रख के इसको बनाओगे तो ये 2 मिनट 2.5 मिनट में आराम से बन सकता है ये सवाल। देखो ये कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0, y0। एक सबसे पहले आपको एक्सेस बना लेनी है लाइक दिस। दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस। ऐसे कुछ बना लेनी है। यहाँ पे मान लो दिस इज x0, y0 विच इज बेसिकली ओरिजिन 0, 0 ऑलरेडी गिवन है of a horizontal playground with an initial speed v0 at an angle θ0 from the x direction। मतलब ऐसे कुछ मान लो ये θ0 है एंड दिस इज v0 है फ्रॉम द x डायरेक्शन। उसके बाद कह रहा है कि द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन। एक स्टोन से इस बॉल को हिट करना है। इसकी ट्रेजेक्टरी ऑब्वियसली ऐसे कुछ होगी। अभी इसको एक हमें बॉल से स्टोन से हिट करना है विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम पे थ्रो किया गया है, बट फ्रॉम द लोकेशन x1, y1, l, 0। तो सपोज कर लो हमारे पास l, 0 कहाँ, कहीं यहाँ पे होगा। दिस इज l, 0 कहीं बीच में ही होगा। तो यहाँ से अभी स्टोन को थ्रो किया गया है, बट किस एंगल में थ्रो किया गया है वो भी गिवन है, दैट इज 180 माइनस ऑफ θ1। ओके,
यहाँ पे एंगल जो है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है क्वेश्चन की, बट कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आगे पढ़ते जाओ, सवाल बहुत ही आसान है। 180 माइनस ऑफ थीटा 1 है, तो सपोज कर लो थीटा 1 इधर से अगर आप लोगे ऐसा, मैं सपोज करता हूँ ऐसा, लाइक दिस, इधर ऐसा फेंका गया स्टोन को लाइक दिस, तभी ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी 180 माइनस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा। जस्ट सपोज, मैं जस्ट सपोज करके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसे और इसको ऐसे फेंकोगे तभी एक लेमैन समझेगा, मतलब एक लेमैन के टर्म्स में आप कि तभी हिट करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन विद सुटेबल इनिशियल स्पीड, इसकी स्पीड नहीं दे रखी, इसकी स्पीड दे रखी है v0। अब कह रहा है फॉर अ फिक्स्ड v0 दिस इज फिक्स्ड व्हेन थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 इज 45 ओके। द स्टोन हिट्स द बॉल एट टाइम आफ्टर टाइम t1, पहली बार टाइम t1 पे हिट किया, एंड दूसरा केस भी दे रखा है व्हेन थीटा नॉट कॉमा थीटा 1, जब 60-30 है तो इट हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t2 इन सब सच केसेस t1 अपॉन t2। ओके, यहाँ पे दो केसेस दे रखे, पहले केस में ये थीटा नॉट थीटा 1 दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि इतने टाइम के बाद जाके हिट करेगा t1 टाइम के बाद, दैट इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में 60-30, तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं गाइस। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा नॉट जो है ये वाला जो है दैट इज 45 एंड ये वाला जो है दैट इज 45, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 इज 135 डिग्रीज, तो ये वाला अगेन आपके पास 45 डिग्रीज ही होगा गाइस। तो देखो मैं जैसा स्टार्टिंग में सोचा था वैसे ही है, मतलब इस तरफ ही एक्यूट एंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसके बाद कह रहा है कि t1 टाइम पे दोनों आपस में मीट कर जाते हैं, मतलब एक स्टोन हिट करता है इसको, बॉल को। तो सबसे पहले गाइस आपको ये दिमाग लगाना है कि जब ये बॉल को हिट करेगा तो उस समय जो इसकी एक्स होगी, जो मान लो कि यहाँ पे हिट किया तो ये वाला बॉल यहाँ तक ट्रैवल किया होगा और ये वाला यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, तो ये जितना यहाँ से एक्स होगा, अगर आप इसको एक्स मान लोगे, दिस वन इज एक्स, जो बॉल ट्रैवल कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली एल माइनस ऑफ एक्स ट्रैवल करेगा, दिस विल बी एल माइनस ऑफ एक्स, बिकॉज ये हमें पता है दिस इज ओवरऑल एल है हमारे पास। और दूसरा वाई दोनों का सेम होगा, वाई मतलब ये वाले डिस्टेंस जो हाइट होगी जहाँ पे एक्चुअल में कोलिजन हो रही है वो दोनों का सेम होगा जहाँ पे हिट कर रहा है उसको। तो बस यही दोनों चीज़ का आपको यूज़ करना है गाइज, ये बहुत ही आसान है। देखो केस 1 अगर मैं लूँगा तो सपोज करो बॉल का रेंज कितना आएगा हमारे पास, बॉल का रेंज आएगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी, मतलब दिस v नॉट कॉस ऑफ 45, साइन ऑफ 45 दोनों सेम ही होता है, बट यहाँ पे v नॉट कॉस ऑफ 45, सो v नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा हमारे पास, एंड ये कितने t1 टाइम पे आएगा, t1 टाइम पे हिट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूंगा तो इसके लिए हमारे पास जस्ट सपोज करो u, मैं इसकी वेलोसिटी ले लिया हूँ, तो u cos 45, तो यहाँ पे l माइनस ऑफ x जो होगा दैट विल बी व्हाट u cos 45, दैट इज अगेन u अपॉन रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई t1, ऐसा होगा गाइज। तो ये और ये हमारे पास इक्वल होगी, इक्वली मतलब इसमें से आपको x एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको और इसको प्लस कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड भी प्लस हो जाएगा, x कैंसिल आउट, तो l के टर्म्स में आप यहाँ पे u निकाल सकते हो, दैट इज आवर फर्स्ट बेसिकली मोटिव। तो l इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट अपॉन रूट 2 t1 प्लस यू नॉट अपॉन रूट 2 t1, ऐसा डायरेक्ट लिख दो, v नॉट अपॉन रूट 2 t1 प्लस u अपॉन रूट 2 t1, ये हमारे पास पहला हो गया गाइज। तो यहाँ से हमारे पास u बेसिकली निकल गया, दिस इज हाउ यू कैन गेट u, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी यहाँ से आप क्या करोगे, y के टर्म्स में लिखोगे, दोनों का y सेम होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो गाइज अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, तो दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा हमारे पास, या तो फर्स्ट केस ले लो t1 या तो सेकंड केस ले लो t2, दोनों के लिए टाइम सेम होगा। तो जब टाइम सेम होगा तो ये सेकंड टर्म तो दोनों के लिए सेम होगा गाइस। तो जब आप y को इक्वेट करोगे तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस टर्म को आपको लेना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म को कंपेयर करना है, उन दोनों को इक्वल कर देना है। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर है, तो फर्स्ट केस में t1 है, दूसरे केस में t2 है, बट जब आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, y दोनों के लिए सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन में जहाँ पे हिट कर रहा है स्टोन वहाँ पे y दोनों के लिए सेम होगा, ये देखो ये वाला y दोनों के लिए सेम होगा, दिस y। तो जब सेम होगा तो आप एक्चुअली इसको ही इक्वेट करोगे एक केस के लिए दूसरे केस के लिए, मतलब स्टोन के लिए एंड उसके लिए। देखो मैं एक करके बता देता हूँ, फिर दूसरे केस में नहीं करूँगा। इस केस में देखो ये वाला क्या है, यू वाई, वी नॉट कॉस साइन ऑफ 45, तो वी नॉट साइन ऑफ 45 इज दिस यू वाई t1 माइनस ऑफ हाफ जी t1 स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए बॉल के लिए। अभी यही आप स्टोन के लिए लिखोगे तो दिस इज व्हाट u साइन 45, तो यहाँ पे हो जाएगा u अपॉन रूट 2 t1 माइनस ऑफ हाफ जी t1 स्क्वायर। तो देखो ये और ये तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड केस में भी जब t2 के केस में हम करेंगे इसके बाद वाला केस तो उसमें भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जस्ट ये फर्स्ट टर्म ही लेना है, इक्वेट करना है, ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली, तो आपको दिख जानी चाहिए एग्जाम में। इसके चक्कर में मेरे ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स बचेंगे ऐसा लिखने में फिर कट करने में। तो यहाँ से देखो आपको आपके पास u अपॉन रूट 2 इंटू t1 ऑलरेडी है,
ये देखो u अपॉन रूट टू इंटू टी वन दैट इज एल माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन रूट टू टी वन। तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन रूट टू टी वन इज इक्वल टू यू अपॉन रूट टू टी वन को क्या लिखूंगा, दैट इज एल माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन रूट टू टी वन, ये लिख दूंगा। तो यहाँ से ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रूट टू वी नॉट टी वन इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टी वन को लिख सकता हूँ, दैट इज एल अपॉन रूट टू वी नॉट। ये हमारे पास गाइस टी वन आ जाएगा, दिस इज आर टी वन। अभी हमें टी टू की रिलेशन निकालनी है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, टी वन इज इक्वल टू एल अपॉन रूट टू वी नॉट, दिस इज आर टी वन। अभी हमें रूट टी टू की रिलेशनशिप निकालनी है। तो सेम देखो अभी क्या है वहाँ पे, जब टी टू है तो वो 60-30 है गाइज, ये बात आप ध्यान से रखना। ये तब 45 नहीं है, ये तब कितना देखो, थीटा नॉट जो है दैट इज 60 एंड दिस इज 30, दिस इज 30, तो 180 माइनस 30 इज 150, तो 150 ये 30 हो जाएगा बेसिकली। तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो केस 2 को अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो अगर मैं केस 2 यहाँ पे बनाता हूँ, तो पहला वाला इक्वेशन अगेन हम x लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू दिस इज नाउ वी नॉट कॉस ऑफ 60, तो कॉस ऑफ 60 इज 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी टू, ये हो जाएगा। और सेकंड वाले का क्या, एल माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, u कॉस ऑफ 30 इज रूट 3/2, कॉस 30 इज रूट 3/2, तो रूट 3u अपॉन 2 इंटू टी टू, ये हो जाएगा ना। इन दोनों को अभी आप ऐड करोगे देन यू विल गेट l। तो सपोज करो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, l आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी टू, वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी टू प्लस ये क्या हो गया, रूट 3/2 u इंटू टी टू, रूट 3/2 u इंटू टी टू, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखो इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सेकेंड क्या है हमारे पास, यू वाई इंटू टी, दोनों के केस में हमें इक्वेट करना है। तो इस केस में यू वाई क्या होगा, वी नॉट साइन ऑफ 60, सो वी नॉट साइन ऑफ 60, तो रूट अपॉन 3/2 वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस u साइन 30, यहाँ पे u अपॉन 2 हो जाएगा एंड दिस टाइम्स ऑफ t2, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ हाफ जी टी टू स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास हुआ गाइस। तो हमें u अपॉन 2 इंटू टी टू चाहिए, यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 u इंटू टी टू ऐसा है, तो l माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2 इंटू टी टू ले लूँगा एंड रूट 3 को दोनों तरफ से आप ऐसा डिवाइड कर दो लाइक दिस, रूट 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली u अपॉन टी टू। तो यही हमें चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट इसको इक्वेट कर दो। कैसे करो, रूट 3 अपॉन 2 वी नॉट टी टू दैट इज इक्वल टू वॉट, एल अपॉन रूट 3 माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई टी टू, ये हमारे पास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रूट 3 है उसको राइट साइड में अगर लेके जाऊँगा तो ये रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 3 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 2 वी नॉट टी टू दैट इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2 टी टू हो जाएगा। तो अब ये वाला टर्म लेफ्ट में जाएगा, ये वाला टर्म लेफ्ट में जाएगा, तो देखो नीचे 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, सो 2v2 वी नॉट टी टू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से t2 क्या हो जाएगा, दैट इज एल अपॉन 2 वी नॉट हो जाएगा। तो t1 हमारे पास इतना है गाइज, t2 हमारे पास एल अपॉन 2 वी नॉट है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन किया है, क्वेश्चन में हमें बोला है t1 अपॉन t2 होल स्क्वायर निकालना है, t1 अपॉन t2 स्क्वायर निकालना है। सो t1 अपॉन t2 स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो t1 हमारे पास कितना है, l अपॉन रूट 2 वी नॉट एंड दिस इज वॉट, l अपॉन 2 वी नॉट, ये है। सो l कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, रूट 2 का ये रूट 2 हो जाएगा। तो इसको आपको जस्ट स्क्वायर करना है, तो रूट 2 स्क्वायर इज बेसिकली वॉट, रूट 2 स्क्वायर इज 2, दैट इज द आंसर। तो ये इतना आसान सवाल था गाइस, बट थोड़ी सी आपको इसमें मैं क्या बोलूँगा, ये एक्चुअली पहले वाले जितना आसान नहीं था, और जो मैं पिछली क्लास में 6 सवाल करवाया हूँ फर्स्ट पेपर से उतना आसान नहीं था, बट इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के जस्ट चलोगे तो ये भी आसानी है गाइस। एक इस तरफ से एक इस तरफ से आपको पहले दिख जाना चाहिए कि यार इसमें तो x हमें मतलब रेंज को कैसे आप रिलेशनशिप निकालोगे, x l माइनस एक्स, फिर y डायरेक्शन में सेम होगा। तो जस्ट आपको ये सवाल कुछ टफ नहीं है गाइस, बस आपका ये पेशेंस चेक कर रहा था, और जितना मैं लिख के किया हो तब इतना टाइम लगा। ऐसे आप करोगे तो ये ऑब्वियसली 2 मिनट से कम में ही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखोगे, आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो अभी चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ये कह रहा है कि अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चेंबर एट प्रेशर पी नॉट इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट 105, दिस इज बेसिकली 10 to the power 5 पास्कल है, 10 to the power 5 पास्कल है, सर्टेन रेडियस, सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज दिस। सोप बबल का सवाल है गाइस। ये स्फेरिकल सोप बबल में हमें पहले से पता है एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल के केस में क्या होता है, 4T/R होता है, या S/R, जो आप ये दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन एंड दिस इज रेडियस। तो दिस इज बेसिकली दी एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ सोप बबल, 4T/R में लिख लो। सबसे पहले तो ये आपको माइंड में आ जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही।
उसके बाद क्या लिख रहा है कि ये सोप बबल को जहाँ रखा गया, एक एयर चेम्बर है, सपोज करो दिस इज एन एयर चेम्बर, इसमें सोप बबल को रखा गया है। तो स्टार्टिंग में उसकी जो प्रेशर है इस एयर चेम्बर की दैट इज 10⁵ पास्कल है। उसके बाद कह रहा है कि सर्टेन रेडियस सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, इस फर्स्ट केस में जब प्रेशर इतना है तो एक्सेस प्रेशर हमारे पास कितना है, दैट इज 144 पास्कल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है नाउ द चेम्बर इज रिड्यूस टू 8p0/27। अभी कह रहा है कि इसमें जो प्रेशर कर दिया गया, जो पहले 10⁵ पास्कल था, अभी उसको 8p0/27 कर दिया गया। तो ये आप जस्ट रेशियो में निकाल लेना, दैट इज बेसिकली उतना पास्कल हो जाएगा। सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स प्रेशर एक्सेस प्रेशर चेंज। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बबल रेडियस मान लो R1 होगा, तो यहाँ पे बबल रेडियस R2 हो जाएगा, और ये एक्सेस प्रेशर यहाँ पे जो डेल्टा पी 144 है, यहाँ पे कुछ डेल्टा पी हो जाएगा, वो हमें नहीं पता। कह रहा है इन दिस प्रेशर ऑल द टेम्परेचर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। सारे टेम्परेचर जितने भी आप देख रहे हो, इसके अंदर के टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एंड वी हैव टू अज्यूम एयर टू बी एन आइडियल गैस एंड द एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चेम्बर प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, और एक दूसरा है कि जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी और ये जो चेम्बर का प्रेशर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम है, मतलब मच स्मॉलर है। मच स्मॉलर मतलब यू कैन नेग्लेक्ट। अब कभी नेग्लेक्ट करना है, ये क्या सोचना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये 10⁵ पास्कल 144 पास्कल, यू कैन नेग्लेक्ट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल बिकॉज जो एयर चेम्बर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द न्यू एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन पास्कल इज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गाइस जो सोचना है, आप डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करने में लग जाओगे तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। जो ये वाला स्टेटमेंट है कि डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चेम्बर प्रेशर, इसका देखो आपको कैसे यूज़ करना है। हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है, ऐसा सोप बबल है, इसकी रेडियस R1 है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में जस्ट सपोज करो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई या घट गई, कुछ भी हो गई, इसकी रेडियस R2 हो गई हमारे पास। दोनों का, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr1 क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr2 क्यूब होगा। इस पर कुछ बाहर से ऐसा प्रेशर लग रहा है R2 इस केस में, दैट इज 8p0/27 लग रहा है। इस पर कुछ प्रेशर लग रहा है P0 लग रहा है, ये हमें पता है, बाहर से ऐसे प्रेशर लग रहा होगा। अभी जब एक्सेस प्रेशर सोप बबल के केस में बोला गया है नेग्लेक्ट करने को विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रेशर, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आप इतने वॉल्यूम में जस्ट एयर मान लो, एयर है, इतने वॉल्यूम में जस्ट एयर मान लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में एयर है, इसके अंदर दिस वॉल्यूम इज टोटली ऑक्यूपाइड बाय एयर, और प्रेशर कितना है, प्रेशर इज बेसिकली P0, क्योंकि अंदर वाले एक्सेस प्रेशर को आप नेग्लिजिबल मान रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है। तो जब उतनी एयर का प्रेशर P0 है और टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाने में चेंज नहीं हो रहा है, क्या लिखा है, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, और आइडियल गैस भी दे रखा है, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। अभी इसके अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ एयर है वो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा फ्रॉम द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस टू दिस द सेकंड केस। कोई भी एयर ऐसे बाहर स्केप नहीं हो रहा है क्योंकि ये सोप बबल है, कवर्ड है वो, तो एन तो चेंज नहीं होगा, मोल्स चेंज नहीं होंगे इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, दूसरा आर कांस्टेंट ही रहेगा, और टेम्परेचर बोल दिया गया कि अनचेंज्ड है, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब टेम्परेचर अनचेंज्ड है, एन अनचेंज्ड है, तो आप P मल्टीप्लाइड बाई V को इन दोनों केसेस में इक्वल कर सकते हो, मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में। समझना इस बात को, मैं इतने में सिर्फ एयर को मान रहा हूँ, अभी सोप बबल नहीं ले रहा हूँ, बट ये ना लगे कब एक्चुअली में वैलिड है, जब डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चेम्बर प्रेशर, तभी आप ऐसा मान सकते हो। डेल्टा पी को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और तभी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम को आप दोनों केस में इक्वल कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, मोल्स भी कहीं नहीं गए, इसीलिए कर सकते हो। तो इससे आपको R1 R2 के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा गाइस। तो देखो मैं कैसे करूँगा, प्रेशर इज P0 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr1 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 8p0/27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr2 क्यूब। ये होगा, ये 4/3 पाई आप कैंसिल आउट कर दो, दिस इज व्हाट P0 R1 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 8p0/27 मल्टीप्लाइड बाय R2 क्यूब। ये P0 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप R1 को क्या लिख सकते हो, दैट इज 2/3 R2। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया गाइज, ये रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अभी आप क्या करोगे, अब तो आपको सब कुछ पता है, डेल्टा पी जो फर्स्ट केस में 144 गिवन है, डेल्टा पी इज बेसिकली 144, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 40/R1 हमारे पास होगा, ये हमें पता है। और सेकेंड केस में जिसमें एक्चुअली क्वेश्चन आस्क किया है, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 40/R2 हो जाएगा वहाँ पे। तो अभी R2 को आप इन टर्म्स ऑफ R1 कैसे लिखोगे, 3/2 लिख दोगे, तो 40/3/2
R1 लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ R1. सो 40 अपॉन R1 हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 144. सो 144 इंटू 2/3 हो जाएगा. दिस 3 times 4 is 12 and 3 times 8 is 24. So that is 96 Pascal is basically the answer, guys. So this is how easy it is. ये आपको बहुत ही इजी था, बस आपको एक चीज़ समझना था यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल था यहाँ पे जो आपको समझनी आनी चाहिए, इसलिए इतने स्टेटमेंट्स यहाँ दे रखे हैं कि ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, assuming air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the cases to be much smaller than the chamber pressure. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको समझने के लिए कि आपको कैसे आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लगा कि P मल्टीप्लाइड बाई V को इक्वल करके आपको कैसे रेडियस के बीच का रिलेशनशिप निकालना था. उसके बाद तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है गाइस. तो होप करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा. अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दिस इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन. ये पैराग्राफ के टर्म्स में इसलिए मैंने इसको 2 क्वेश्चन लिया, बिकॉज 2 क्वेश्चन थे, अलग अलग मार्किंग्स थी इन दोनों की. तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था गाइस, आप इसको देख के डर मत जाना. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से. तो क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द 2 स्लिट्स ए एंड बी, हमारे पास जो है यहाँ पे ये दिस ए एंड बी, ये दोनों स्लिट्स जो हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग अबाउट देयर फिक्स सेंटर के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड विद अ मीन सेपरेशन ऑफ 0.8 mm. इनके बीच का जो मीन सेपरेशन है दैट इज 0.8 mm है. उसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एट टाइम t इज गिवन बाय स्मॉल d. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है वो ऑसिलेट कर रही है, तो स्मॉल d को SHM के टर्म्स में लिखा हुआ है, दैट इज 0.8 प्लस ऑफ 0.04 साइन ओमेगा t. इस टर्म्स में लिखा हुआ है, कुछ SHM के टाइप का इक्वेशन है गाइस ये. ओके, ऐसा है जहाँ पे ओमेगा भी दे रखी है, दैट इज 0.08 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है हमें ओमेगा. उसके बाद कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, जैसे कि हमें दिख रखा है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली 1 मीटर एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स इज 6000 एंगस्ट्रॉम. ये भी दे रखा है. कह रहा है द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंजेस विथ टाइम. ऑब्वियसली जब आप स्मॉल d डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो जो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वो भी टाइम के साथ चेंज होगा. लेकिन यहाँ पे दे रखा वाला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट इज द 0th फ्रिंज जो O पॉइंट पे बन रहा है, दैट विल रिमेन्स फिक्स्ड एट पॉइंट O. वो फिक्स्ड पॉइंट O पे रहेगा. तो उसके टर्म्स में भी सवाल पूछ रहा है कि द 8th ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O ऑसिलेट्स विथ टाइम बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजिशन. ऑब्वियसली देखो, जब आपके पास स्लिट है ऐसा, मतलब स्लिट डिस्टेंस जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऐसा कुछ ऑसिलेट कर रहा है, और इस D को यूज करके आप जब 8th ब्राइट फ्रिंज निकालोगे पॉइंट O के अबव, 8th ब्राइट फ्रिंज कुछ होगा उसको आप निकालोगे, तो वो भी कुछ ऐसे ही साइन ओमेगा t के टर्म्स में आएगा. तो वहां से उसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगी, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, तो एक इधर वाला एक्सट्रीम होगा, एक इधर वाला एक्सट्रीम होगा. तो इन दोनों के बीच का बेसिकली सेपरेशन निकालने को बोल रहा है. द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम पोजीशन इन माइक्रोमीटर इज. तो ये तो बहुत ही, मतलब आपको ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन देख के डरना ही नहीं है. आपको d पता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन. तो जो 8th ब्राइट फ्रिंज आएगा, कोई भी ब्राइट फ्रिंज आएगा, वो भी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा. तो वहां से आपको एक्सट्रीम पोजीशन, तो साइन ओमेगा टी की एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उन दोनों बीच को डिफरेंस कर देनी है गाइस. तो देखो ये कितना आसान सा सवाल है, मैं यहाँ पे ही सॉल्व करके इसको बता देता हूँ. जो फर्स्ट हमारे पास सवाल है, सबसे पहले तो मैंने बताया था अपने भी क्लास में कि आप कैसे निकालोगे ये 8th ब्राइट फ्रिंज, कैसे निकालोगे. तो वहाँ से हमें पता है दैट इज पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स, दैट इज विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा. दिस डी साइन थीटा था हमारे पास, एंड दिस डी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा को टैन थीटा लिख दिया था, एंड दैट विल बी वाई अपॉन कैपिटल डी. कैपिटल डी 1 मीटर्स है, ये डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स का जब आप एन लैम्डा लिखोगे, सो दैट इज बेसिकली ब्राइट फ्रिंज, तब वो ब्राइट फ्रिंज होता है. तो यहाँ से आप वाई अगर देखोगे तो दैट इज एन लैम्डा डी अपॉन डी. तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करा दिया, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता ही होगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर दिए होगे. तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं वाई आ गया. अभी 8th ब्राइट फ्रिंज बोल रहा है, मतलब एन की वैल्यू 8 है, तो y इज इक्वल टू 8 लैम्डा डी अपॉन डी. ये हमारे पास होगा. दिस d इज ऑल्सो 1, तो इसको जस्ट आप 8 लैम्डा अपॉन डी लिख सकते हो. और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है 0.8 प्लस ऑफ 0.04 साइन ओमेगा t है. तो ये गाइस कहीं ना कहीं अपने पास y आ गया. तो ये देखो अभी y आ गया, डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर में आपको इसकी एक बार y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक बार मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो y की जब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा. ये मिनिमम कब होगा, जब ये -1 हो जाएगा. साइन ओमेगा टी की आप अगर ग्राफ देखोगे तो -1 to +1 है. तो जब ये +1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा और y मिनिमम हो जाएगा. और जब ये मिनिमम यानी कि -1 हो जाएगा तब जाकर ये मैक्सिमम होगा. तो 2 आपको वैल्यू देखनी है. मैं अगर फिर से यहाँ पे बताऊँ तो देखो y हमारे पास बेसिकली कितना आ रहा है, दैट इज 8 लैम्डा अपॉन 0.8 प्लस ऑफ 0.04 साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास है.
तो एक बार इसको आप -1 ले लो, देन दिस विल बी मैक्सिमम। तो वाई मैक्स कितनी हमारे पास आएगी जब ये -1 होगा, तो 8 लैम्डा अपॉन 0.8 माइनस ऑफ 0.04 दैट इज 0.76, दिस इज बेसिकली वाई मैक्स। और वाई मिन कितना आएगा, वाई मिन आएगा 8 लैम्डा अपॉन जब ये +1 हो जाएगा तो 0.84 हो जाएगा हमारे पास, दिस ये हो जाएगा। तो अभी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने को बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, सो दैट विल बी वाई मैक्स माइनस ऑफ वाई मिन हमारे पास हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 लैम्डा कॉमन आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 0.76 माइनस ऑफ 1 अपॉन 0.84। अभी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 8 दे रखा है तो उसको 10⁻10 मीटर्स में करना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ देखोगे आप ध्यान से, तो नीचे कौन सी यूनिट में गिवन है, नीचे एक्चुअली ये mm में गिवन है, तो ये आपके पास mm में आई है, तो इसको 10⁻³ लिखना। ऐसा यूनिट्स की गलती कभी मत करना गाइज, दिस इज ऐसा 10⁻³ 10⁻10 आप मीटर में लेके चलो, बाद में 10⁻6 से डिवाइड कर देना तो माइक्रोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में पूछा हुआ है यहाँ पे। तो वैसे करके आप जब इसको निकालोगे तो यू विल गेट 601.5 माइक्रोमीटर बेसिकली गाइज आंसर होगी। ये कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से बहुत ही आसान है कैलकुलेट करने को। अभी चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं गाइज। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट। ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकंड एट विच द 8th ब्राइट फ्रिंज विल मूव इज। तो अगेन 8th ब्राइट फ्रिंज के बारे में बोल रहा है, वी ऑलरेडी नो दैट इज y इज इक्वल टू 8 लैम्डा अपॉन 0.8 प्लस ऑफ 0.04 साइन ओमेगा टी, दिस इज बेसिकली द y। नाउ ये मैक्सिमम स्पीड मतलब स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, देन ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dt गाइज। तो dy अपॉन dt अगर यहाँ से आप फाइंड करोगे तो दिस न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस ऑफ 8 लैम्डा अपॉन दिस 0.8 प्लस ऑफ 0.04 साइन ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.04 ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ से गाइज। सो दिस इज व्हाट बेसिकली v इज। अभी यहाँ पे आपको मैक्सिमम v निकालने को बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर्स पर सेकंड। 8th ब्राइट फ्रिंज है इसलिए मैंने 8 लैम्डा वगैरह लिया जो पहले हमने अभी फर्स्ट में रिलेशनशिप निकाला। तो यहाँ से जब आप ध्यान से इसको देखोगे मैक्सिमम स्पीड कब होगा, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला 1 हो जाए और ये वाला 0 हो जाए, और वो एक टी पे पॉसिबल है, दैट इज एट t इज इक्वल टू 0 बोल लो या पाई के उस टर्म्स में बोल लो जहाँ पे ऐसा होगा। ग्राफ आप चेक कर लेना, तो वहाँ से मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 0.04 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये टर्म्स तो 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, दिस इज 0.8 स्क्वायर दैट इज 0.64 हो गया। तो ये हमारे पास गाइस हो गया, एंड दिस इज ओमेगा, एक ओमेगा यहाँ पे मिस हो गया है, दैट इज ओमेगा। तो इसको जब आप निकालोगे दैट इज माइनस ऑफ 8 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इज 0.08 अपॉन दिस इज 0.64 ऐसा है। सो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 8 टाइम्स 8 इज 64, दिस 8 कैंसिल आउट हो गया। सो माइनस ऑफ lambda is 6000 angstrom, so that is 10 to the power minus of 10 multiplied by 0.04, एंड नीचे हमारे पास mm में था तो that is 10 to the power -3, so ये 10 to the power -7 हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, और ये देखो 0.04 है तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज व्हाट 240 इंटू 10 to the power minus of 7, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 to the power -6 हो जाएगा गाइज। आप इसको मॉड ले लो बिकॉज हमें वी मैक्स फाइंड करना है, सो यू कैन टेक द मॉड। So Vmax is basically what 24 micrometers per second. This is guys basically the answer. तो guys होप करता हूँ कि ये जो 5 सवाल थे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और मैं ये तो नहीं बोल रहा कि बहुत ही आसान थे, ऑब्वियसली कुछ सवाल में आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, जैसे ये स्फेरिकल बबल वाले में आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे। उसके बाद ये वाला भी थोड़ा टिपिकल सा था जिसको आपको थोड़े सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ओवरऑल जे एडवांस लेवल की बात करूँ तो ये सारे इजी सवाल थे, मतलब आपसे हो जाने चाहिए थे अगर आपकी प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल की थी। तो ये 5 सवाल, और इससे पिछले वीडियो में जो मैंने 6 सवाल कराए थे वो तो इनसे भी काफ़ी आसान थी। तो ये सब मतलब 6 + 5 दैट इज 11 सवाल, तो अब बहुत ही स्कोरिंग था पेपर 1 पेपर 2 की बात करूँ तो। बाकी सवाल भी मैं डिस्कस करूँगा जो थोड़े थोड़े टिपिकल लेवल के, मॉडरेट लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के हैं गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।